Students, in this video, in this session, in this episode, I will discuss about the female gametophyte, which is also known as embryo sac, is extracted from the NCERT Biology class 12th. Chapter is sexual reproduction in flowering plants of unit 1 reproduction. So students, please don't skip this video and watch complete this video right now, because this video would help you in the Bihar Intermediate Examination 2021 and also for NEET point of view. So students must watch this video, and without any delay, back on the blackboard. Students, female gametophyte is very peculiar topic in the plant beings, because जब भी हम लोग प्लांट्स की चर्चा करेंगे तो एम्ब्रायो सैक की चर्चा अवश्य हो जाती है, और फीमेल गेमेटोफाइट को ही हम लोग एम्ब्रायो सैक कहते हैं। एम्ब्रायो सैक जब आप NCERT खोलिएगा, ओपन कीजिएगा तो और फीमेल गेमेटोफाइट को आप पढ़िएगा तो फीमेल गेमेटोफाइट के पास फीमेल गेमेटोफाइट को ब्रैकेट में एम्ब्रायो सैक ऐसे लिखा गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीमेल गेमेटोफाइट को ही एम्ब्रायो सैक कहते हैं। NCERT बहुत बड़ी बड़ी बात को बहुत ही छोटे चीज़ों में समझा देते हैं। तो हम लोग आज जो है फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रायो सैक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। मियोसिस अणुसूत्रीय विभाजन हम लोग जानते हैं। तो ये MMC में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं जी, और जो एक बच जाता है, रेस्ट जो एक बच जाता है वह 1 मेगास्पोर बच जाता है। ध्यान देने वाली बात है, MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। ये 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर बच जाता है जिसका नाम है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम है इसका? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक। क्लियर हो गया? यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में डेवलप होके फीमेल गेमेटोफाइट में बदल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यही फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का जब माइटोसिस होगा तब 2 न्यूक्लिएट बनेगा। 2 न्यूक्लिएट यानी 2 न्यूक्लियस को ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये 2 न्यूक्लिएट फिर हम बैक हो जाते हैं, 4 न्यूक्लिएट में यह डेवलप हो जाता है। किसमें? 4 न्यूक्लिएट में। फिर अगेन यह इसमें माइटोसिस होगा और 8 न्यूक्लिएट बन जाता है। कितना बन जाता है? 8 न्यूक्लिएट बन जाता है। फिर ये 8 न्यूक्लिएट जब एक एम्ब्रायो सैक में रहेगा, ठीक, ये 8 न्यूक्लिएट जब एक पूरा
इम्ब्रायोसेक में रहेगा तो फिर उसका अरेंजमेंट, उसका कैरेक्टर भी क्या होगा, बदल जाएगा थोड़ा सा मैच्योरिटी आने पर। तो कैसे होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिगर कट रहा है, हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे तो इसमें 8 न्यूक्लिएट जो हुआ उसका अरेंजमेंट हो जाता है। अरेंजमेंट कैसे होता है तो हम लोग भी देख लेते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ही चीज़ का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ही क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो इसमें क्या है, 8 न्यूक्लियस है और 8 न्यूक्लियस है और भी इसमें 7 सेल्ड होते हैं। आपको एनसीईआरटी में ये इसमें मिलेगा 10 लिखा हुआ रहता है, 10 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड। तो हम लोग उसी पे आ रहे हैं कि कैसे 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है। तो इसमें जब ये 8 न्यूक्लिएट हो जाता है तो फिर इसका अरेंजमेंट भी बदल जाता है। अरेंजमेंट कैसे हो जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एक एक। तो हम लोग क्या देखें, 3 न्यूक्लियस हो जाता है यहाँ पे, 3 2 5 3 8, यानी कि 8 न्यूक्लियस का जो है वह अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे ही 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो इसमें से 6 जो न्यूक्लियस है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन, उसके सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और वह सेल से घिर जाता है। बाकी 2 का अरेंजमेंट भी अलग से होता है और उसकी भी व्यवस्था अलग हो जाती है। तो हम जो है इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यह समझिए कि ये जो एक न्यूक्लियस है, एक सेल है, यह क्या है, एक सेल है। फिर ये है, यह भी हमारा एक सेल है। फिर यह भी हमारा क्या है, एक सेल है। और यह कंप्लीट पूरा एक सेल है, एक सेल है। और यहाँ भी इसमें 1 2 3, इसमें टोटल ओवरऑल कितना, 3 सेल्ड है। तो कितना हुआ, 1 2 3 2 5, यहाँ पे एक सेल है, 3 1 4, 3 1 4 5 6 और 7, यानी कि टोटल 7 सेल है। तो लफड़ा कहाँ पे है, तो लफड़ा यहाँ पर है। यहाँ भी 3 न्यूक्लियस 3 सेल, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस 3 सेल, लेकिन ये पोलर न्यूक्ली जो है, जहाँ पे सेंट्रल सेल है, यह सेंट्रल सेल एक है जिसमें 2 हमारा पोलर न्यूक्ली है। इसीलिए यहाँ पे एक सेल है लेकिन 2 न्यूक्लियस है, एक सेल है लेकिन 2 न्यूक्लिएट है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। क्लियर हो गया। अब फिर ये बात जो आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ऊपर वाला, ये एंटीपोडल रीजन कहलाता है। ये कट गया है, ये क्या कहलाता है, एंटीपोडल रीजन। ऊपर वाला क्या कहलाता है, एंटीपोडल रीजन। और ये जो रीजन है ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन कहलाता है। माइक्रोपाइलर रीजन कहलाता है। यहाँ पे इसको जो है सिनर्जिड्स बोलाता है, जिसका कि कुछ वाल जो है थिकनेस हो जाता है। और यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस आ जाता है, जो फिलीफॉर्म एपरेटस इम्पोर्टेंट है, पोलन ट्यूब को गाइडिंग करता है सिनर्जिड्स में एंट्री करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे यह जो है एग है
और बाकी ये दो क्या है, सिनर्जिड्स हैं। बाकी ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स हैं। तो ये आपको डायग्राम भी मिलेगा, आप वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा, आप डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो आप डायग्राम को यहाँ पे तो हम टिपिकल डायग्राम जो है आपके अंडरस्टैंड कराने के लिए यह बना रहे हैं। तो सिनर्जिड्स हो गया और यह एग हो गया। यहाँ पे पोलर न्यूक्ली है, ये क्या है, पोलर न्यूक्ली है और यह एंटीपोडल सेल है। तो कुल मिला के 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड हमारा एम्ब्रायो सैक होता है आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज़ को बढ़िया से अपने मेमोरी में, अपने ब्रेन में इसको रखना है और बढ़िया से आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करना है। तो कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हमने इस मामले में डिस्कस किया। और आप जैसे ही हमारा वीडियो आप देख के आप एंड कीजिएगा, आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए, वहाँ से आप जो कुछ टॉपिक है उसको भी आप पढ़िए, पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक को थोड़ा सा इजीली वे में लिखा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, पीआर बायो क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के हर तबके के स्टूडेंट्स जो पढ़ने में कमज़ोर हो या तेज़ हो, हर लेवल के स्टूडेंट्स को वो अपग्रेड करने में विश्वास करता है और उसका इस चैनल का ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि यह मैसेज सभी स्टूडेंट्स के बीच जाए।